नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इसी साल यानी 2021 के सितंबर के पहले सप्ताह हमने शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया था। यह स्टिंग ऑपरेशन था कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई छत्तीसगढ़ में, जहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की कुछ वीडियो हमारे कैमरे में कैद हुई थी। वहां गोदावरी नामक एक माँ जो बता रही थी कि वह जब कॉलेज आ रही थी वहाँ वो झाड़ू लगाने का काम करती है, उसकी बच्ची उसे छोड़ने आ रही थी, जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है और गोदावरी बुरी तरह घायल हो जाती है। जिस दिन ये सब वाक़या हुआ उस दिन भी उसकी पगार काट ली गई, और पगार भी कितनी, कलेक्टर दर की आधी। नियम तो था कि कलेक्टर दर से पेमेंट देने का या न्यूनतम मजदूरी देने का, लेकिन गोदावरी, रेखा, हरीश, तमाम लोग हमारे कैमरे में ये बता रहे थे किस तरह से कुछ शिक्षा माफिया उनकी पेमेंट को हड़प कर जा रहे हैं, जो खुद 2.5-3 लाख की मोटी रकम ऐंठते हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि यह कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदानित है। इसे यूजीसी भारी भरकम ग्रांट देती है, करोड़ों का हेर फेर होता है। यही सब तो हमने दिखाया था। आज मेरे साथ फिर से वही विसिल ब्लोअर है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। नितेश गुप्ता इनका नाम है, जो वहाँ पे पूर्व शिक्षक रहे हैं और अभी वो संघर्ष कर रहे हैं। उन दिनों भी उन्होंने साथ दिया था। आज जब हम आपके सामने एक बार फिर से आए हैं तब मैं आपको बता दूं, हमारी वो जीत हो गई है। जहां हमने उस वीडियो को दिखाया था, जहां हमने उस खबर को दिखाया था, जहां हमने उस माँ के दर्द, गोदावरी के दर्द को दिखाया था, वहाँ उनकी पेमेंट बढ़ गई है, लगभग दुगनी पेमेंट हो गई है। कलेक्टर 10 से पेमेंट दी जाएगी। इस बारे में मैं चर्चा करूँगा और ढेर सारे खुलासे भी करूँगा, सवाल जवाब होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नितेश जी, मुझे बताइए कि ये जो जीत मिली है, इस बारे में आप बताइए कि ये जीत किस स्तर पे मिली है, क्योंकि शिकायतकर्ता तो आप ही थे, हम तो माध्यम मात्र थे। आप बताइए इस जीत के बारे में। सबसे पहले देखिए, मैं केशवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने उस गरीब महिला के दर्द को दिखाया। कल्याण कॉलेज में जो गरीबों के शोषण हो रहा था, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे शोषण हो रहा था, उसको राष्ट्रबोध ने दिखाया, गंभीरता से लिया इसको। मैंने भी उस दर्द को महसूस किया और इनकी शिकायत मैंने पीएमओ से लेकर के यहाँ जो दुर्ग जिला के जो सहायक श्रम आयुक्त है वहाँ पे भी, उस कार्यालय में भी मैंने कई बार शिकायतें की। और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद, सुनवाई के बाद अंततः मुझे 2 दिन पहले ही आदेश हुआ है, कल्याण महाविद्यालय को भी आदेश की कॉपी मिली है कि इन गरीबों को इनका हक दिया जाए। कलेक्टर दर पे जो न्यूनतम वेतनमान है वो इनको देना है। ये एक्चुअली मुझे जीत मिली है, लेकिन मैं इस जीत से पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। असल खुशी मुझे तब होगी जो कल्याण कॉलेज के मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी काली कमाई, उनके काले चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकूं। आपने अभी बताया कि यहाँ मंजूरी मिल गई है कि अब नियमानुसार कार्रवाई करें इस बात के लिए, लेकिन अगर ये रंगे हाथ चोरी पकड़ी गई है तो उसके पहले जिन गरीबों का पेट काटा गया, जिन्हें महज 5,000, 6,000, 8,000 की पगार दी जाती है, उसके पहले जो कुछ काला कारनामा हुआ या उनकी पेमेंट हड़प कर ली गई, क्या उनका भुगतान अभी नहीं होगा? ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ कि जो आपने चोरी की है वो चोरी की रकम भी वापस की जाए? नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं हुआ है। जिस समय का आदेश हुआ है उसके बाद से इनको वेतन देना है, लेकिन पुरानी जो इन्होंने चोरी करके अपनी जो जेबें भर ली हैं, गर्म कर ली हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है, उसका क्या होगा? ये तो आगे की जो मेरी शिकायत है उसके जांच अगर हो जाए तो फिर सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। एक विषय और सामने आ रहा है नितेश जी कि यहाँ पर कल्याण कॉलेज में कई तरह की अनियमितताएं हो रही है। हमने जैसे कि पिछले स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, जहाँ वाटर प्रूफिंग का काम हुआ नहीं और बिल बना दिया गया, यूजीसी को फर्जी पेमेंट बता दी गई। वो सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं श्रमिकों की बात करूँ तो वहाँ पर टीचर को भी श्रमिक की तरह बना दिया गया है। मानसेवी शब्द का इस्तेमाल होता है। आप गौर कीजिएगा, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए, मानसेवी शब्द का आशय क्या होता है। यानी बिना पगार के शिक्षकों को रखा गया। अगर वो संविदा शब्द का इस्तेमाल कर लेते तो कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से, यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती, और अभी वहाँ के सहायक शिक्षकों को 14,000, 15,000 जैसे कि आपको भी मिलते रही। आप खुद 15 साल वहाँ पढ़ा चुके हैं। आप बताइए कि क्या आप जैसे लोगों के साथ शोषण नहीं हो रहा है वहाँ पे? अभी भी वो शोषण जारी है। इस वीडियो को हम बताएं, दुनिया को दिखाएं, सिस्टम को समझाएं। आप बताइए सच्चाई क्या है? देखिए, आज की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो यहाँ
जो चतुर्थ श्रेणी के जो झाड़ू लगाने वाले जो कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो वहाँ काम करने वाले मान सेवी प्राध्यापकों की तनख्वाह से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मान सेवी प्राध्यापकों की जो इनिशियल जो तनख्वाह इन्होंने तय कर रखी है अपने मन मुताबिक वो 9,000 रुपये की है। तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे 9,000 की तनख्वाह एक प्राध्यापक उठा रहा है जिसके हाथ में वहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का भविष्य है, और एक झाड़ू लगाने वाली वहाँ पे महिला है जिसकी जो तनख्वाह है 9,800 रुपये, और उसके ऊपर उनको जो अन्य भत्ते हैं, जो भविष्य निधि वगैरह की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको लग रहा होगा कि इस वेतन के झगड़े से आम जनता को क्या लेना देना है। कुछ कर्मचारियों की बात है, दरअसल ये पूरे सिस्टम की बात है। यदि आप घोड़े को भी चारा नहीं खिलाएंगे तो वो तांगा कैसे जोतेगा। अगर आप बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाएंगे तो भला गाड़ी चलेगी। इसी तरह से एमफिल पीएचडी किए हुए हाई क्वालिफाइड लोगों को अगर इस तरह से शोषण होगा, उनकी तनख्वाह घर चलाने लायक भी ना मिले, 14,000, 13,000, 15,000 जो तनख्वाह मिलेगी, तो जाहिर तौर पे परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। वो मुंह चिढ़ाते लोग जो 3-3 लाख की पेमेंट उठाते हैं, उनके 10% पगार, 5% पगार उनको मिलती है। 5% पगार लेने वाले लोग 3 लाख पाने वाले लोगों का काम करते, एक तरह से आप लोग ठेके में रखे गए हैं। कितनी संख्या है ऐसे शोषित लोगों की और वहाँ कितना अनुपात है, थोड़ा जानकारी देंगे। कल्याण कॉलेज में क्या होता है भिलाई में, बताइए आप। लगभग मेरे जैसे वहाँ पे जो मान सेवी सहायक प्राध्यापक है जिनकी संख्या 60 से ऊपर है इस सत्र में, और मैंने इस अनियमितता से संबंधित बहुत सारी बातें वहाँ के मैनेजमेंट से करने की कोशिश की। वहाँ पे जो अभी वर्तमान चेयरमैन हैं RK यादव सर, उनसे मैंने पर्सनली मिल के बात करने की, समझाने की कोशिश की कि ऐसी कई सारे गोरख धंधे इन लोगों ने चला रखे हैं। लेकिन उनसे मिलने के बाद उनके बारे में जो मैंने सुन रखा था वो चीज़ें स्पष्ट हो गई मुझे कि उनकी भी सोच किस दर्जे की है। नितेश जी, आप तो विसिल ब्लोअर, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये संगठित आर्थिक अपराध हो रहा है तो आप उन्हीं से फरियाद कर रहे हैं जो स्वयं इस तरह के गोरख धंधे में लिप्त हैं। आपने साफ तौर पे चेयरमैन का नाम लिया, प्रिंसिपल की भी कोई बात आ रही है, थोड़ा प्रिंसिपल की भूमिका के बारे में बताएंगे। वो अभी खुशी खुशी रिटायर्ड होने वाले हैं, पता चला, और उनके खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है, एडवोकेट विनोद दुबे को 2.5 लाख रुपए प्रिंसिपल देंगे। ये ऐतिहासिक फैसला है, ये मिसाल होगी। दरअसल 1.25 लाख पन्ने की जानकारी देने की बात हुई थी। जो गोरख धंधे चल रहे हैं वो 1.25 लाख पन्ने 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से 2.5 लाख होते हैं। इस तरह से उन्होंने जानकारी नहीं दी और 2.5 लाख की मांग कर ली। जब वो 2.5 लाख लेके पहुंचते हैं तब उन्हें जानकारी नहीं दी, और इस तरह से जब समय बीतने के बाद जानकारी नहीं दी तो वो आयोग में गए। वहीं के पूर्व छात्र विनोद दुबे को ये सफलता मिली और उनके पक्ष में आदेश हुआ कि प्रिंसिपल साहब आप सारी जानकारी देंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं। जो वहाँ के हजारों स्टूडेंट के भविष्य को आप दबा के बैठे हैं अपने गोरख धंधे से। मैं यदुनंदन पटेल जी को चुनौती देता हूँ, अगर थोड़ी भी नैतिकता आप में बची है तो आप रिटायरमेंट के पहले सारी जानकारी ओपन कर दीजिए, वरना आने वाला समय आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। और वहाँ आपके साथ जो लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं, कि किस तरह से बाजारवाद की दौड़ में आप भी शामिल हो गए। आपको तो मोदी सरकार अच्छी खासी पगार देती है और आप जिस थाली में खाते हैं भला उसमें कैसे छेद कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए, किस तरह की जानकारी दबा कर बैठे हैं वो लोग। सर, इन्होंने कई सारे घोटाले किए हैं, जैसा कि आपने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। अभी जो वर्तमान प्राचार्य हैं वो भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विभाग में कई सारी खरीदी लंबे समय से होती आ रही है। UGC से मोटी रकम मिलती है इनको अपने लैबोरेटरी वगैरह को अपडेट करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए। उस खरीदी में भी पटेल सर का कुछ हिस्सा रहता था, इसके भी साक्ष्य मेरे पास है। मैं समय आने पे उस चीज़ को भी उजागर करूँगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि गुलाब साइंस यानी गुलाब विज्ञान को लेकर के कोई 1 लाख की पुस्तक वहाँ पे सुशोभित हो रही लाइब्रेरी में, किसी ने उस पुस्तक को नहीं देखा। हमने RTI लगाई तो हमें भी जानकारी नहीं दी गई। ये बेशर्मी तो खाली कल्याण कॉलेज भिलाई में ही हो सकती है। ये एग्जाम्पल है। दरअसल कल्याण कॉलेज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अधीन आता है। इस विश्वविद्यालय में कल्याण कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर RP अग्रवाल, जो कि नियम विरुद्ध पदस्थ हैं, ये कोऑर्डिनेटर है NSS के और प्राध्यापक हैं, विभाग अध्यक्ष हैं वाणिज्य विभाग के। ये यहाँ से एक सेतु का काम करते हैं। अगर गोरख धंधा संचालित हो रहा है तो हम जाहिर तौर पर यह कह सकते हैं कि इसमें विश्वविद्यालय की अपनी समझ और जानकारी है।
भला उनकी मॉनिटरिंग में खुलेआम किस तरह से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का शोषण होता है, वहीं पढ़ाने वाले शिक्षक किस तरह से छले जाते हैं। अगर ये घटना किसी मेट्रो सिटी में होती तो जाहिर तौर पे एक नेशनल न्यूज़ बनती। हम इस आवाज़ को रखेंगे, दूर तलक आवाज़ जाएगी, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। आप मुझे बताइए कि यहाँ के चेयरमैन और प्रिंसिपल की जो भूमिका है वो इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं। आप बताइए कि वो किस तरह से पैसाखोरी कर रहे हैं, किस तरह से आर्थिक अनियमितता को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल्याण महाविद्यालय के वर्तमान जो चेयरमैन R.K. यादव हैं और जो वर्तमान प्राचार्य Y.P. पटेल सर हैं, ये दोनों इस आर्थिक घोटाले में संलिप्त हैं। यूँ तो आप दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो ये इस टीम के कप्तान हैं। इनके निर्देशन में ही सारे जो घोटाले हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि R.K. यादव सर से पहले जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं मिश्रा जी, वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको कोई जानता तक नहीं था कि वो महाविद्यालय के चेयरमैन हैं। लेकिन अभी वर्तमान जो चेयरमैन है वो नेम फेम के इतने शौकीन हैं। मैं आपके माध्यम से एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि भौतिकी विभाग में मेरे साथ मेरे जूनियर रह चुकी 2 मैडम लोगों के साथ भी वहाँ पे ऐसा ही हुआ है। उनको नौकरी से निष्कासित किया गया। एक मैडम थी वहाँ पे राखी सिंह, जिनको सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया महाविद्यालय से क्योंकि उनकी शादी फिक्स हुई थी। और दूसरी एक हमारे बीच की मैडम थी प्रियंका सिंह, उनको नौकरी से केवल इस वजह से निकाला गया क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी। अब मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या कोई गर्भवती होने या फिर शादी करने के लिए महाविद्यालय से अनुमति लेगा? ये बड़ी दुखद बात है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ कानून किस तरह से मौन हो जाता है, किस तरह से अपने हिसाब से इन लोग व्यवस्था को चलाते हैं। मेरी जानकारी में कि आपको नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि आपने ग्रेजुएटी की बात की, आपने अधिकारों की बात की। अभी क्या आपको जब आपने आवाज़ उठाई और विश्वविद्यालय की पोल खोली हमारे माध्यम से, तब क्या आपको कोई प्रलोभन नहीं मिला इसके लिए? देखिए, प्रलोभन तो बहुत तरह से देने की कोशिश की गई मुझे मेरे जितने कंप्लेन हैं जो मैंने कर रखे हैं, जैसे कि मैंने आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने कंप्लेन कर रखा है, मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन किया है, कलेक्टर महोदय के पास कंप्लेन किया है, हायर एजुकेशन में किया है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पास में किया हुआ है, PMO में किया हुआ है। ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ मैंने कंप्लेन कर रखा है। इन्होंने शर्त रखी थी कि इन सब कंप्लेन को मैं वापस ले लूँ तो शायद मुझे वहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को वापस लेने से मना कर दिया। शायद इस वजह से मैं अभी तक बाहर हूँ, यही एकमात्र कारण है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, आपने CBI में और ED केंद्रीय प्रवर्तन विभाग और इनकम टैक्स सब जगह आपने शिकायतें की है। ये शिकायत की क्या स्थिति बताएंगे थोड़ा सा? कुछ शिकायतों पे तो मुझे रिप्लाई आ चुका है कि जो इनिशियल जो प्रक्रिया है, स्टेट गवर्नमेंट को पत्र जारी हो चुका है। अब यहाँ के राज्यपाल महोदय जितनी जल्दी इनिशिएटिव लेंगी उतनी जल्दी इनके जो काली कारनामे हैं वो दुनिया के सामने आ पाएंगे। ये आवाज़ नहीं दबेगी, हम खड़े रहेंगे, हम जोर से बोलेंगे, इतने जोर से बोलेंगे कि गूंगे बहरे सिस्टम को जगना पड़ेगा। अगर नींद में सोए हैं तो जगेंगे, अगर बेहोश है तब भी वह उठ खड़े होंगे। सर, मैं आपके माध्यम से एक और बात करना चाहता हूँ, एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ, इतना इनकी बदनामी हो चुकी है, सब जगह इनकी थू-थू हो रही है, हर जगह ये लोग मुंह की खा रहे हैं। लेकिन अगर इनकी जगह कोई ऐसा इंसान होता जो जिसमें कुछ शर्म बची होती तो अभी तक इस्तीफा दे दिए होते। लेकिन ये लोग अभी भी अपनी गंदी हरकतों से जो है बाज नहीं आ रहे, इस तरह काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, 2 दिन पहले की बात है, मैं महाविद्यालय गया तो मुझे महाविद्यालय के गार्ड ने ये बोल के रोक दिया कि सर आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। क्यों अनुमति नहीं है? क्या भारत का संविधान जब मुझे इस चीज़ की आज़ादी देता है कि मैं स्वतंत्र होकर कहीं भी सार्वजनिक जगह में घूम सकूं, आ सकूं, जा सकूं, तो ये लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल्याण महाविद्यालय भिलाई में जो स्थित है, यहाँ 100% विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। शासन से मोटी रकम करोड़ों में प्राप्त होती है। यह एक तरह से अर्ध सरकारी कॉलेज है। यही कारण है कि यहाँ RTI के नियम भी लागू होते हैं। मैं सभी जागरूक जनता से और वहाँ पढ़ने वाले खासकर स्टूडेंट से यह विनम्र आग्रह करूँगा कि आप भी RTI लगाएं। सूचना का अधिकार आपका अपना अधिकार है, जो भारत की संसद से पास हुआ एक कानून है। आपको पता चले कि किस तरह से आपके भविष्य का कुछ लोग दोहन कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस और बिल्डिंग बना रहे हैं, उनकी सफ़ेद पोश किस तरह से सफ़ेद बनी हुई है।
शासन ने, श्रम आयुक्त ने ये आदेश जारी किया है कि आप कलेक्टर दर पे पेमेंट नहीं देकर गरीबों की पेमेंट खा रहे थे। आपके द्वारा बरसों से इस तरह का दोहन हो रहा था। ये जो चोरी पकड़ी गई है, इस पे अगर मैं बात करूं और बताऊं कि यहाँ कुल मिलाकर वैसे ही हो रहा है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन को देत, यानी वहाँ जो सिस्टम है अंधा बना हुआ है। वहाँ पे कुल जमा दर्जन डेढ़ दर्जन लोग मिलकर लाखों की पगार उठा रहे हैं और यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और 60 से ज़्यादा सहायक प्राध्यापक जो कि हजारों स्टूडेंट का भविष्य तय करते हैं, इनकी पगार को डकार कर जा रहे हैं। इस देश में कानून का राज है, हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपनी राय ज़रूर रखें और इस जनमंच को सब्सक्राइब करें। नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से आपकी आवाज़ बनकर सामने खड़े रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पे स्टिंग भी करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर आरटीआई भी लगाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे। दरअसल राष्ट्रबोध एक आंदोलन है, मिशन है, खाली यह कोई न्यूज़ का माध्यम नहीं। नमस्कार।